हेलो फ्रेंड्स, 8 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 17 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज आइटम है 12 किल्ड इन ट्विन ईरान अटैक। तो ईरान में टेरर अटैक्स हुए ईरान की पार्लियामेंट पे, और जो यहाँ पे श्राइन है अयोतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी, ये उनके सुप्रीम लीडर थे, रेवोल्यूशनरी सुप्रीम लीडर ईरान के थे, उनकी श्राइन है यहाँ पे पास में। ये दोनों जगह पे टेरर अटैक्स हुए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक स्टेट ने ली है। 12 लोगों की इसमें डेथ हो गई है। फिर अगला न्यूज आइटम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिवाइजेस एंटीबायोटिक्स प्रोटोकॉल। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रहा है, मतलब बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मतलब उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है जब उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो डेवलप करते हैं, वो रेजिस्टेंस वो स्प्रेड भी करते हैं, तो इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो जब एंटीबायोटिक्स अननेसेसरीली दी जाती है या एक्सेस में दी जाती है, जितना डोज रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा दी गई है या सही से फॉलो नहीं की गई है, तो उन केसेस में कम भी दी गई है, तो उन केसेस में फिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसलिए सही डोजेज सही टाइम पे और जब रिक्वायर्ड तभी लेना जरूरी है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी जो ये स्टेप लिया है, उन्होंने एंटीबायोटिक ड्रग्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक्सेस, वॉच और रिजर्व। तो एक्सेस मतलब कि एक्सेस इजीली होना चाहिए, मतलब इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो जनरल एंटीबायोटिक्स है जो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, वो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी जैसे वो रखते रिजर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, और सारे गवर्नमेंट्स भी करती है ये। तो उसमें वो इजीली अवेलेबल हो वो मेडिसिन को एक्सेस लिस्ट में रखा गया है एंटीबायोटिक्स को। सेकेंड कैटेगरी है वॉच। तो वॉच कैटेगरी में वो एंटीबायोटिक्स है जिनको आप ध्यान से यूज करें, ऐसे उनको वॉच कैटेगरी रखा गया। और जो जो लास्ट कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, वो एंटीबायोटिक्स है जो लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही यूज करनी है, मतलब जनरली यूज नहीं करनी है। मतलब इवन कंट्रीज को पता होना चाहिए, इवन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को पता होना चाहिए कि कैसे एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करना है। तो वो ये स्टेप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। तो एग्जांपल दिया गया है जैसे एमॉक्सिलिन है, तो ये एक्सेस ग्रुप में है, मतलब ये वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक है जो निमोनिया के लिए यूज की जाती है, तो इसीलिए। और इसको अवेलेबल होना भी जरूरी है, वो भी मेंशन किया गया है। और जैसे रिजर्व कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, तो उसमें जो एक्सट्रीम लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक्स है जैसे कॉलिस्टिन है, तो उसको ये रिजर्व कैटेगरी में डाला गया है। तो कॉलिस्टिन भी आप देख सकते हैं एक्सट्रीम केसेस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है हेरिडिटरी डिसऑर्डर, तो उन केसेस में यूज किया जाता है। और ये बैक्टीरियल डेथ के लिए एक इम्पोर्टेंट ड्रग है ये एंटीबायोटिक ड्रग। फिर अगला न्यूज आइटम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन जुलाई 17। तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, इनका टर्म खत्म होगा, 5 ईयर टर्म होता है, तो जुलाई 24 का इनका टर्म एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस किए जाएंगे। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करती है, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा इलेक्शंस, इवन स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस और इवन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परव्यू में आते हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो लोकल इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, रेगुलेट करती है। तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की डेट अनाउंस की गई है, तो ये जुलाई 17 को होंगे। नॉमिनेशन की लास्ट डेट है जून 28, और वोट काउंटिंग होगा जुलाई 17 के बाद जुलाई 20 को, और टर्म जुलाई 24 को एंड होता है। तो इसके लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो मेंबर्स जो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट कंप्राइजेस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, सारे इलेक्टेड मेंबर्स जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर के और स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स कहीं के भी नहीं इन्वॉल्व होते यहाँ पे। और 2 यूनियन टेरिटरीज है जिनमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पुडुचेरी, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स भी इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स होते हैं। तो ये पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, ये सब मिलके वोट करेंगे। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है डिटेल्स। तो यहाँ पे 3 स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और बाकी डिसाइड की जाती है थ्रू एक्ट्स। तो शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी मिनिमम एज 35 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके। They should be qualified to be elected as a member of Lok Sabha, ऐसे। और फिर और अदर क्वालिफिकेशंस होते हैं जैसे you should not hold any office of profit etc। तो ये है। और इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस जीतने के लिए उनको एटलीस्ट 50% +1 सीट चाहिए।
तो जितने कैंडिडेट्स खड़े हो गए इलेक्शंस में, तो उनमें से जो कैंडिडेट को 50% प्लस 1 सीट मिली वो जीतेंगे। तो अब 50% प्लस मतलब फॉर एग्जांपल समझो 3 कैंडिडेट्स खड़े इलेक्शन के लिए, तो 3 कैंडिडेट्स में वोट्स बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है कि एक कैंडिडेट को 50% प्लस सीट्स ना मिले, तो वोट्स ना मिले, तो ऐसे केसेस में फिर इलेक्शन वो इलेक्ट कैसे होंगे। तो इसीलिए जो सिस्टम यूज किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो मतलब हर एक कैंडिडेट जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट करते हैं तो वो सिर्फ एक नाम के लिए वोट नहीं करते, मतलब अगर समझो फॉर एग्जांपल 3 लोग खड़े इलेक्शन, तो वो अपने प्रेफरेंस वोट्स देते हैं, मतलब उनमें से 3 में से वो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, सेकंड प्रेफरेंस कौन है, थर्ड प्रेफरेंस कौन है, तो ऑर्डर में ऐसे वोट देते हैं। तो सबके फर्स्ट प्रेफरेंस पहले काउंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स में अगर कोई एक कैंडिडेट को 50% प्लस मिल रहा है तो बहुत अच्छे, ही इज इलेक्टेड। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कम हो रहे हैं, तो जो लीस्ट जिनको मिला है, जो कैंडिडेट को लीस्ट वोट्स मिले, तो उनको रेस से आउट किया जाता है, और उनके लिए जो भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स ने उनके लिए वोट किया था, तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो वो कैंडिडेट आउट है, तो उनके सबके सेकंड प्रेफरेंस काउंट किए जाते हैं और ऐड किए जाते हैं बाकी में, तो उनके वोट्स यहाँ पे ट्रांसफर के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऐसे, तो वो ट्रांसफर होते हैं, फिर से कैलकुलेटिंग किया जाता है कैलकुलेशन। अब किसी को 50% प्लस 1 मिल रहे वोट्स, अगर है तो ग्रेट, ही इज इलेक्टेड, अगर नहीं है तो फिर से सेम थिंग, लास्ट जो है अब जो अवेलेबल बाकी सब में से लास्ट जो है उनको आउट ऑफ द रेस किया जाता है, उनके जो वोट जिन्होंने उनको वोट दिया उनका नेक्स्ट प्रेफरेंस देखा जाता है और वो एड ऑन किया जाता है, जो अवेलेबल कैंडिडेट्स जो बचे उनके लिए वो वोट ट्रांसफर किया जाता है उनका नेक्स्ट प्रेफरेंस। तो वो करके फाइनली जब 50% प्लस 1 वोट्स मिलते हैं कोई एक कैंडिडेट को, तो वो इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट। और एक पॉइंट है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज में सेंट्रल लेजिस्लेचर मेंबर्स भी और स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स भी है, पर ये दोनों प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड है, मतलब 50-50 रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उनका जितना वोटिंग है वैल्यू ऑफ वोट्स है टोटल इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, मतलब टोटल वैल्यू उनके दोनों को 50-50 रिप्रेजेंटेशन। तो वैल्यू ऑफ वोट्स दोनों का अलग है, पर टोटल जब देखे जाएंगे इंडिविजुअली एमपी का वैल्यू ऑफ वोट ज्यादा होगा और एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट कम होगा, क्योंकि एमएलए काफी सारे हो गए हर स्टेट के, 29 स्टेट्स 2 यूनियन टेरिटरीज, तो वैसे लेकिन टोटल जब किया जाएगा तो इक्वल होगा दोनों का, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपीज इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऐसे। फिर अगला न्यूज आइटम है आरबीआई होल्ड्स रेट्स टू रिटेन क्रेडिबिलिटी। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की एस्टैब्लिश की गई है जो की पॉलिसी रेट्स डिसाइड करते हैं, मतलब रेपो रेट स्पेसिफिकली। तो ये रेपो रेट जो है ये क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेंगे, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है वो भी देख लेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्चुअली 2016 में ही एस्टैब्लिश की गई है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, आरबीआई एक्ट अमेंड करके इसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं। ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते थे। तो अब आरबीआई के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, की एक एमपीसी स्टैब्लिश की जाएगी और फिर ये एस्टैब्लिश की गई, स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन इसके आरबीआई गवर्नर ही है, 3 आरबीआई मेंबर्स होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साथ में मिलके पॉलिसी रेट डिसाइड करेंगे, मतलब रेपो रेट डिसाइड करेंगे। तो पहले आरबीआई इंडिपेंडेंटली करते थे, अब ये गवर्नमेंट के भी मेंबर्स यहाँ पे है, एक्सटर्नल मेंबर्स भी साथ में हो। तो ये है, और इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इनको पॉलिसी रेट ऐसे रखना है कि इन्फ्लेशन टारगेट में रहे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन टारगेट है कि 4% इन्फ्लेशन प्लस माइनस 2% रेंज में रहना चाहिए, मतलब 2% to 6% के बैंड में रहना चाहिए इन्फ्लेशन। ये सोल मेन पर्पज है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू डिसाइड रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है वो भी देखेंगे, और ये जो है पॉलिसी व्यू कहा जाता है इसको। तो ये डव से लेके हॉक तक है। तो डव पॉलिसी मतलब कि आप चाहते हैं कि पॉलिसी रेट कम हो, मतलब रेपो रेट कम हो। रेपो रेट कम होगा तो मतलब इंटरेस्ट रेट कम है। रेपो रेट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स देती है बैंक्स को। तो ये इंटरेस्ट रेट है जो बैंक्स को आरबीआई को पे करना है। तो अगर ये रेपो रेट इंटरेस्ट रेट कम है, मतलब बैंक्स को कम इंटरेस्ट पे करना होगा आरबीआई को, तो वो भी कम इंटरेस्ट लेगी फ्रॉम इट्स लोन्स। जो लोग लोन्स ले रहे हैं उनसे वो भी कम इंटरेस्ट लेगी। तो ये रेपो रेट ऐसे अरेंज किया, अलाइन किया जाता है। वो एक्सपेक्टेड है कि वो
इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रेपो रेट अगर इंक्रीज किया गया तो फिर बैंक्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट उनको आरबीआई को ज्यादा पे करना है तो वो भी इंटरेस्ट ज्यादा डिमांड करेगी ऐसे। तो ये ऐसे आरबीआई इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो रेपो रेट इंक्रीज कब करना चाहिए और डिक्रीज कब करना चाहिए? अगर इन्फ्लेशन लेवल्स हाई है तो इकोनॉमी में, मतलब बहुत सारा पैसा है। इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो इन्फ्लेशन होता है जनरल राइज इन प्राइसेस, गुड्स और कमोडिटीज सर्विसेज की प्राइसेस जनरली इंक्रीज हो रही है सब। मतलब जब पैसा ज्यादा होता है ओवरऑल इकोनॉमी में तो प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं कि लोग पे कर सकते हैं, तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है सबकी। तो ये इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो फिर मनी मतलब मार्केट में ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में से पैसा निकाला जाए। लिक्विडिटी कहा जाती है, जितना पैसा है इकोनॉमी में उसको लिक्विडिटी कहा जाती है। तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना चाहती है आरबीआई। तो अगर वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना चाहती है तो वो रेपो रेट इंक्रीज करेगी। तो रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मनी एब्जॉर्ब होगा, आरबीआई बैंक्स भी ज्यादा क्रेडिट नहीं देगी, तो क्रेडिट ज्यादा देगी तो और इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है, फैलता है। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर ज्यादा है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। और अगर इन्फ्लेशन लेवल्स कम है तो उस केस में रेपो रेट डिक्रीज किया जाता है। मतलब इन्फ्लेशन लेवल्स कम है तो एक मिनिमम एक नॉर्मल इन्फ्लेशन लेवल जरूरी होता है। तो इन्फ्लेशन लेवल एक लेवल पे हो, एकदम कम इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। तो अगर थोड़ा इन्फ्लेशन लेवल होगा तो मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ स्पर मिलता है कि आप ये चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो आपका जैसे आप चाहते हैं आप सैलरी इंक्रीज हो, आपका प्राइसेस राइज हो, इंक्रीज हो, तो ये पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। तो वो इकोनॉमी रन करने के लिए एक इन्फ्लेशन लेवल जरूरी भी होता है, बट ज्यादा हो जाता है तो इट्स डिफिकल्ट, देन इट्स बैड। वेरी लो इज बैड, वेरी हाई इज बैड, एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। तो वही है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो 4% जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो वही है। तो अगर इन्फ्लेशन लेवल ज्यादा कम हो रहा है तो फिर रेपो रेट को कम किया जाता है। तो अगर रेपो रेट कम किया जाएगा तो फिर वो बैंक्स में भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज्यादा क्रेडिट लेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक स्पर मिलता है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, आपके लिए लोन्स इजी है, ऐसे करके। तो वो होता है रेपो रेट विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशन भी टारगेट हो रहा है, जब इन्फ्लेशन कम है तो जब रेपो रेट रिड्यूस किया जाता है तो इवन इकोनॉमिक को स्पर मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पुश मिलता है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि रेपो रेट इंक्रीज हो, रेपो रेट डिक्रीज हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर मिले। तो अभी भी इन्फ्लेशन लेवल्स जो हमने देखे न्यूज में, तो इन्फ्लेशन लेवल्स कम है कंट्री में। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय मंथली रिव्यू करती है, मतलब हर सेकेंड मंथ में रिव्यू होता है। तो जो ये अभी बाय मंथली रिव्यू हुआ उसके अंदर डिसाइड किया गया कि रेपो रेट चेंज नहीं किया जाएगा। 6.25% रेपो रेट है, इसको अनचेंज ही रखेंगे। फेब 2017 में आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टांस भी चेंज किया था, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल। इसका भी क्या मतलब है हम डिस्कस करेंगे। तो ये रेपो रेट अनचेंज रखा गया है, हालांकि इन्फ्लेशन लेवल्स अब कम है। तो वो भी आरबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी कह रहे हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है और कोर इन्फ्लेशन है। तो ये दो इन्फ्लेशन टाइप्स भी होते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है हम वो भी देख लेते हैं, और हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन, टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब टोटल इन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो ये हेडलाइन मतलब क्या, हेडलाइंस आ रही है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन किन कमोडिटीज की वजह से होता है, ओवरऑल है, टोटल इन्फ्लेशन है ये, लेकिन जो थोड़ी कमोडिटीज है जिनके प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, वॉलेटाइल कमोडिटीज है, जैसे कि एक है फूड आइटम्स और दूसरा है ऑयल प्राइसेस। तो इनके प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होते हैं, कभी काफी इंक्रीज हो जाते हैं, कभी काफी डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कमोडिटीज की वजह से इन्फ्लेशन लेवल्स भी काफी हाई जाते हैं। तो इसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओवरऑल इस हेडलाइन इन्फ्लेशन इज टोटल इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग फूड आइटम्स एंड ऑयल प्राइसेस। और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है और क्लियरली समझना है कि इन्फ्लेशन लेवल क्या है, तो आप कोर इन्फ्लेशन को देखोगे, मतलब फूड आइटम्स और ऑयल कमोडिटीज को इसमें से निकाल दोगे। तो जब वो निकल जाएंगे इसमें से तो कोर इन्फ्लेशन वैल्यू मिलेगा, तो वो कोर इन्फ्लेशन होता है। तो अभी जो हमारा कोर इन्फ्लेशन लेवल स्लो है तो एक्सपेक्टेशंस वही थे कि आरबीआई रिड्यूस करेगी, पर आरबीआई कहती है कि आगे हो सकता है, आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन लेवल्स फिर से हाई हो जाएंगे। तो प्री मैच्योरली हम कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते कि हमने अभी रेपो रेट रिड्यूस कर लिया तो ये प्री मैच्योर पॉलिसी एक्शन होगा, तो इससे वी रिस्क लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो इसीलिए हम रेपो रेट अनचेंज रख रहे हैं।
तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक तो लोन वेवर दिया गया है काफी स्टेट्स में, यूपी में ऑलरेडी दिया गया है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के जो लोन्स है उनको माफ किया जाएगा। इवन मानसून अच्छा होने वाला है तो इस वजह से लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो उस वजह से इकोनॉमिक इन्फ्लेशन लेवल्स भी इंक्रीज हो गए, जितने कम है अभी उतने रहने वाले नहीं है, इंक्रीज हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो रेपो रेट रिड्यूस करके हम क्यों एक्शन ले, तो वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मानना था। और ये एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन कंसेंसस से नहीं लिया। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आप देख सकते हैं डिसीजंस लेने के लिए मेजॉरिटी वोट चाहिए, अगर टाई है तो आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट है, और प्रेजेंस एटलीस्ट 4 मेंबर्स का प्रेजेंस होना चाहिए कोरम के लिए, कि 5-6 में से एटलीस्ट 4 मेंबर हो ताकि डिसीजंस लिए जा सके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फंक्शन कर सके। लेकिन अभी जो फर्स्ट टाइम ये हुआ कि एक मेंबर मिस्टर रविंद्र ढोलकिया उन्होंने डिसेंट किया, तो ये मेजॉरिटी वोटिंग से ही हुआ, ये कंसेंसस से डिसीजन नहीं लिया गया और रेपो रेट अनचेंज रखा गया। और ये अकोमोडेटिव और न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि हम अकोमोडेटिव है, मतलब इन्फ्लेशन हम रेपो रेट रिड्यूस करेंगे, वो एक्सपेक्टेशन है, वो इंक्लिनेशन है। तो ये पॉलिसी स्टांस है यार, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस क्या है कि हम इन्फ्लेशन कंसिडर करते हुए, इन्फ्लेशन कम है कंसिडर करते हुए रेपो रेट रिड्यूस करेंगे। और तो ये पॉजिटिव साइन है, बिजनेस चाहते हैं, इकोनॉमी चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि रेपो रेट कम ही हो, इंटरेस्ट रेट्स कम हो ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिले, तो वो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है डिपेंडिंग, कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो हम इंक्रीज करेंगे रेपो रेट, इन्फ्लेशन लो है तो हम रिड्यूस करेंगे रेपो रेट, तो न्यूट्रल स्टांस है हमारा, कोई इंक्लिनेशन नहीं कोई साइड पे, तो वो होता है। और ये जो डव और हॉक भी मेंशन था, तो डव जो होते हैं मेंबर्स, तो डव मींस के जो रेपो रेट रिड्यूस करने के इंक्लिनेशन है उनका, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल है, और हॉक मतलब जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं और रेपो रेट इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको कहते हैं हॉकिश पॉलिसी ऐसे। तो डव जैसे एनिमल्स, ये बर्ड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होता है वैसे ये नाम रखे गए, डव और हॉक, तो वो है। तो ये डव और हॉकिश पॉलिसी भी कहा जाता है, टर्म्स आते हैं न्यूज में, तो उसका मतलब ये होता है। तो ये है न्यूज। फिर अगला न्यूज आइटम है 82.6% ऑफ करेंसी प्रेजेंट बिफोर डिमोनेटाइजेशन बैक इन द सिस्टम। तो आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ऑलरेडी 82.6% करेंसी जो पहले थी डिमोनेटाइजेशन से पहले मार्केट में, इकोनॉमी में, वो अब फिर से आ गई है। थोड़े पॉकेट्स है जहाँ पे कैश क्रंच जो है देखा जा रहा है, शॉर्टेज देखा जा रहा है, तो ऐसे करेंसी शॉर्टेज, तो वो भी हमारे नोटिस में आएगा, तो हम उसको इमीडिएटली उसके लिए भी रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर अगला है सेंटर क्लियर्स कंबाला बिल। तो ये कंबाला है, ये एक फेस्टिवल है, बफेलो रेसिंग फेस्टिवल है, आप देख सकते हैं, ट्रेडिशनल स्लश ट्रैक बफेलो रेसिंग फेस्टिवल। तो ये मड में से इनको बफेलो रेसिंग कहा जाता है। तो ये कर्नाटका में ये कंबाला फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे ये फेस्टिवल अलाउ नहीं किया गया, अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट का वायलेशन है, इसलिए कि एनिमल क्रूअल्टी होती है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी इस पे, जल्लीकट्टू के काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में था थोड़े महीनों पहले तक। तो ये अगर आपने डिस्कस किया उस टाइम पे, न्यूज रेफर किया है, तो आपको पता होगा जल्लीकट्टू ये बुल टेमिंग एक्सरसाइज है, बुल टेमिंग एक्सरसाइज ऑफ तमिलनाडु है। तो उसके लिए भी काफी कंट्रोवर्सी हुई, पॉलिटिकल प्रेशर लाया गया और फाइनली पॉलिटिकली विन किया गया इसको, और प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट को अमेंड किया गया थ्रू द स्टेट। तो ये जैसे कर्नाटक अमेंडमेंट बिल है, तब तमिलनाडु अमेंडमेंट बिल लाया गया और इसके लिए एक्सेप्शन दिया गया कि जल्लीकट्टू अलाउ किया जाए। तो वैसे ही जब जल्लीकट्टू अलाउ किया गया है, अब वो हो गया है, तो अभी कंबाला के लिए भी सेम स्टेप लिया गया कि कर्नाटक अमेंडमेंट बिल करके कंबाला को भी अलाउ किया जाए। अब ये एनिमल प्रोटेक्शन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, मतलब दोनों सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के पास यहाँ पे राइट्स है उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए। तो अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर है इस पे, तो स्टेट उसको ओवररूल नहीं कर सकते। तो अगर स्टेट को अपना सेपरेट प्रोविजंस लाने हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो वही किया गया, कर्नाटका ने अमेंडमेंट बिल बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको रेफर किया कि आप इसको अप्रूव करो। तो तब अप्रूव नहीं किया गया क्योंकि ये बिल में एक फ्रेज था, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो मतलब ये एक ओपन एंड दिया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसके बाद तो आप कोई भी प्रोविजन इसमें डाल सकते हो और भी एग्जाम्पशंस ला सकते हैं बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी, तो ये फ्रेज को मॉडिफाई ओमिट करो। तो वो किया गया, उसके बाद बिल फिर से भेजा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट
प्रेसिडेंट ने इसको बिल को क्लियर किया है। तो ये लॉ है, तो अब कंबाला को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, लीगलाइज हो गया है। तो ये बफेलो रेसिंग फेस्टिवल। फिर अगला न्यूज आइटम है बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 5 एंड क्लास 8। तो ये काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है, ये आईसीएससी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि क्लास 5 और क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स हो गए फ्रॉम 2018। तो मतलब ये बोर्ड एग्जाम से प्रमोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, पर इससे एक असेसमेंट किया जाएगा कि प्रोग्रेस कैसा है स्टूडेंट का। तो ये बोर्ड पेपर होगा, जैसे एक्सटर्नल सेट किया जाएगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स भी इसके लिए होंगे, लेकिन इसके लिए पास या फेल नहीं होगा, वो क्लैरिफाई किया गया। और भी अनाउंस किया गया कि 3 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट्स, योगा, संस्कृत और परफॉर्मिंग आर्ट्स। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन पीजी मेडिकल सीट्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज जो है उनके लिए 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा रखा जाता है। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहती है कि उनके खुद के जो ग्रेजुएट्स है उनके लिए 50% सीट्स है वही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में जाए। तो ये 50% कोटा के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि ये एंड किया जाएगा और सारी सीट्स नीट के अंदर जाएगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो अनाउंस किया गया फॉर मेडिकल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, तो वो अनाउंस किया गया। तो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके ये स्टेप लिया है, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस में ऑलरेडी अलाउड है कि आप इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन कोटा रख सकते हैं अप टू 50%। तो ये कोई लॉ को वायलेट नहीं किया इन्होंने, तो ये अलाउ करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एमबीबीएस डॉक्टर्स को इंसेंटिव मार्क्स दिए जाते हैं रिमोट और डिफिकल्ट एरियाज में सर्व करने के लिए, तो अगर उन्होंने एमबीबीएस आउटसाइड यूपी भी किया है तो भी उनको ये इंसेंटिव मार्क्स देने चाहिए। हाईकोर्ट ने उसको भी मना किया था। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली ऑन कैटल ट्रेड रूल्स। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये सेम प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो अभी हमने कंबाला के डिस्कस किया वही एक्ट है। वो एक्ट के अंदर नए रूल्स जो लाए गए थे, लाइफ स्टॉक मार्केट रूल्स जो रिसेंटली न्यूज में आए थे, हमने काफी डिटेल में उसको डिस्कस किया था और भी आर्टिकल्स आए थे कि ये कैसे रूल्स एक्ट को ही वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल स्लॉथरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे हैं। तो इससे राइट टू फूड चॉइसेस जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, इवन राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस टू डिसाइड दैट। तो ये आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर भी ये वायलेशन है। प्लस इवन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 के अंदर, और प्लस वो कह रहे हैं कि इवन प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट जो है वो स्लॉथरिंग अलाउ करता है, तो रूल्स कैसे अलाउ नहीं कर सकते। तो इट्स वायलेटिंग, इट्स गोइंग अगेंस्ट द सेम एक्ट अंडर विच इट इज फ्री। तो ये सारे उसके ऊपर एलिगेशन है और यही सारे अब पेटिशन में लाया गया है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन एक्सेप्ट किया है और वो इसके ऊपर जजमेंट देगी। फिर अगला है जम्मू एंड कश्मीर टू होल्ड स्पेशल सेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑन जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए इवन जम्मू एंड कश्मीर कैबिनेट ने अब डिसाइड किया है कि एक स्पेशल सेशन होगा स्टेट लेजिस्लेचर का और ये उसके ऊपर डिबेट करेंगे। तो ये फाइनलाइज किया जाएगा तो जीएसटी स्टेट में भी अडॉप्ट किया जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना ओन खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो सारे जो पार्लियामेंट के एक्ट्स है वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर को नहीं अप्लाई करते। तो मेजोरिटी ऑफ द एक्ट्स जो होते हैं उनके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को उनको अप्रूव करना होता है, फिर ही वो एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो ये फिर अगला है इंडिया डिनाइज ईरान शटिंग इट आउट ऑफ गैस फील्ड डेवलपमेंट। तो ये फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में है, ये ईरान में है और ये ओवीएल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने डिस्कवर किया था अराउंड 10 years अगो। तो ये फरजाद बी गैस फील्ड डिस्कवर किया गया, इसका 60% रिकवरेबल गैस है यहाँ पे, लेकिन अब उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो डील लाई गई है सामने, तो वो ईरान उसके साथ खुश नहीं है। तो वो चाहती है कि ओवीएल और उसके पार्टनर्स है, या ओवीएल 40% कंसोर्टियम पार्टनर ओवीएल में है, 40% इंडियन ऑयल के पास है और 20% ऑयल इंडिया। तो वो जो $5 billion कॉस्ट दिखा रहे हैं, कोट कर रहे हैं, वो ईरान चाहती है कि और कम किया जाए, इवन $3 billion कहा जा रहा है, तो वो यहाँ पे उसको कम करना चाहती है। ये डिसअपॉइंटमेंट एक पॉइंट ये है। इवन टाइम जो लग रहा है कि प्लान फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है, उस वजह से ईरान खुश नहीं है और ईरान ने पहले भी कहा है कि हम दूसरे पार्टनर्स ढूंढेंगे ये ऑयल फील्ड को, ये गैस फील्ड को डेवलप करने के लिए, फरजाद भी। तो अब न्यूज में ये है कि ईरान ने रशियन कंपनी गैसप्रोम के साथ एक एमओयू साइन किया।
तो लेकिन इंडिया ने कहा है कि ये न्यूज भले मीडिया में है, पर हम श्योर है, हमारा भी निगोशिएशन चल रहा है ईरान के साथ, ये सिर्फ एक MOU है, हम फाइनली ये डील हम ही क्लिंच करेंगे। लेकिन ये निगोशिएशंस काफी हीट अप भी हो गए थे, क्योंकि न्यूज में आया था कि ईरान ने अपना ऑयल इंपोर्ट्स ईरान से कट कर दिया है। इवन ईरान ने रिटेलिएट किया था, उन्होंने इंडियन कंपनीज का जो क्रेडिट टाइम लिमिट था उसको रिड्यूस कर दिया था, 90 डेज का क्रेडिट लिमिट उसको 60 डेज कर दिया था। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए जा रहे थे निगोशिएशंस में। तो ये है OVL, ये फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में। फिर अगला है इंडिया टू ज्वाइन SCO इन अस्ताना। तो ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 6 मेंबर ग्रुपिंग है। इसके अंदर 2 नए मेंबर्स अब ऐड किए जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो दोनों साथ में मेंबर्स बनने वाले हैं। अस्ताना कजाकिस्तान में नेक्स्ट SCO समिट होगी वहां पे। तो ये यहाँ पे 6 मेंबर्स जो ऑलरेडी है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो अभी 8 मेंबर्स हो जाएंगे। तो दोनों ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन ऑलरेडी साइन कर लिया है, सारे प्रोसीजर्स हो गए हैं और अब फाइनल फॉर्मल इंडक्शन किया जाएगा, तो ये फुल टाइम मेंबर्स बन जाएंगे। तो ये SCO जो है ये मिलिट्री ग्रुपिंग भी है, सिक्योरिटी ग्रुपिंग भी है। तो यहाँ पे एक मिलिट्री एस्पेक्ट भी है और दूसरा ट्रेड एस्पेक्ट भी है। तो दोनों में कॉपरेशन किया जाएगा, दोनों के लिए ऑब्लिगेशंस है। तो यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है। तो इसमें भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इंडिया का मानना है कि टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करना हर एक नेशन की जिम्मेदारी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड चाइना। तो वो कॉपरेशन हम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आ रहा है। वो कह रहे हैं कि UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी हम काफी कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग विद पाकिस्तान। तो ये है, तो वो है। प्लस इवन ट्रेड रिलेटेड कॉपरेशन किया जाएगा। तो ये पहले शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन था 1996 में, फिर उज्बेकिस्तान जब मेंबर बनी तो ये 2001 से SCO माना जाता है, इसका नेम चेंज किया गया शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया टू रिमेन अमंग टॉप 3 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस टिल 2019। तो ये UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2017 लाई है। इसमें इंडिया का रैंक 10th है इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लोज इन 2016। तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम काफी अट्रैक्टिव है, अमंग्स द टॉप 3 है विथ USA एंड चाइना। तो ये हमारा स्टैंड जो है, ये स्टेटस हमारा 2019 तक, अगले 2 साल तक भी रहेगा। तो FDI ग्लोबली कम हो गए थे, पिछले साल 2016 में 2% रिडक्शन हुआ था, लेकिन अब 2017 में एक्सपेक्टेड है 5% राइज होगा। लेकिन इंडिया में भी FDI इंक्रीज ही हुआ है। फिर अगला न्यूज आइटम है न्यू डेटा ऑन जॉब्स टू बी ऑल इंक्लूसिव। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक टास्क फोर्स अपॉइंट किया है ऑन एम्प्लॉयमेंट डेटा। तो इसके हेड है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया। तो ये टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट अभी जल्द ही देने वाला है। तो इसके अंदर जो रिकमेंडेशंस आएगी उसके एक इंडिकेशन मिल रहा है कि इसमें एक्सपेक्टेड है कि इवन MGNREGA स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, तो इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसको भी इसमें डेटा में इंक्लूड किया जाए। तो रिसेंटली हमने देखा एम्प्लॉयमेंट डेटा जो न्यूज में आया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स काफी ज्यादा हो गए। तो अभी एम्प्लॉयमेंट का क्लियर पिक्चर लेने के लिए ये टास्क फोर्स सेटअप किया गया है। तो इसके अंदर मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स यूज किए जाएंगे, जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन। अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो रहे कंट्री में, मतलब उसकी वजह से, मतलब उसका मतलब है कि थोड़े जॉब्स क्रिएट हो रहे, फॉर एवरी कार सोल्ड फ्यू जॉब्स आर क्रिएटेड, जैसे कि मैकेनिक का, क्लीनर का, ड्राइवर का। तो वो सब एड अप किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। इवन नई टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, ताकि एम्प्लॉयमेंट सर्वे सही से कंडक्ट किया जा सके। इवन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के डेटा को भी यूज किया जाएगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितना वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो फॉर्मल वर्कफोर्स मतलब जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंड किया जाएगा। प्लस इवन लेबर ब्यूरो जो है, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट डेटा लेती है, वो वही फर्म्स का डेटा लेती है जिनके अंदर एटलीस्ट 10 से ज्यादा वर्कर्स है। तो मतलब जो फर्म्स में 10 से कम वर्कर्स है वो मैक्सिमम है,
98% एस्टेब्लिशमेंट्स कंट्री में लेस देन 10 वर्कर्स के फॉर्म्स है, तो इसीलिए वो सब परव्यू से बाहर होते हैं, तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। इवन एम्प्लॉयमेंट डेटा जो जनरेट होता है कंट्री में, तो उसके जो सोर्सेज है, एक तो है जो एवरी 5 ईयर सर्वे होते हैं थ्रू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है। फिर दूसरा है एनुअल हाउस होल्ड सर्वेज होते हैं लेबर ब्यूरो से, और क्वार्टरली एंटरप्राइजेस सर्वे होते हैं लेबर ब्यूरो से, और एक होता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट डेटा जनरेट करते हैं, तो इनको रिवैम्प किया जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स अब है, जो वो जब रिपोर्ट सामने आएगी तो सारे डिटेल्स आएंगे, तो हम तब देखेंगे। मुद्रा स्कीम जो MGNREG है, तो आपको पता होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये मिनिमम 100 डेज ऑफ मैनुअल वर्क गारंटीड होते हैं इन रूरल एरियाज। और मुद्रा स्कीम जो है, ये मुद्रा बैंक एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये बैंक फाइनेंस करती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, तो जो फाइनेंस करेंगे, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस करते हैं स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्राइजेस को। तो मतलब जब पीएम मुद्रा योजना लॉन्च भी की गई, तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम चाहते हैं कि एम्प्लॉइज नहीं जनरेट हो, पर एम्प्लॉयर्स जनरेट हो, मतलब आप खुद अपना एस्टेब्लिशमेंट लाओ और आप एम्प्लॉय करो। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स को डाउन करने के लिए ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर अगला न्यूज आइटम है GMR Infra Arm bags 850 million euro क्रीट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन ग्रीस। तो ये ग्रीस में एक आइलैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइलैंड, यहाँ पे एयरपोर्ट ऑलरेडी है, तो ये एयरपोर्ट सफिशिएंट नहीं है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि और एक एयरपोर्ट डेवलप किया जाए। तो वो एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए GMR एयरपोर्ट लिमिटेड जो है, उन्होंने ग्रीक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के साथ पार्टनरशिप करके ये प्रोजेक्ट को जीता है, जिसमें वो लोग ये एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे। तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि फ्रॉम स्क्रैच नया प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाए, मतलब जो ऑलरेडी है उनको डेवलप नहीं करना है, फ्रॉम स्क्रैच नया प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड जो ये GMR ग्रुप है, वो इंडिया की ग्रुप है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में, दिल्ली में, हैदराबाद में, उनको भी डेवलप और ऑपरेट कर रही है। इवन यूरोप में ऑलरेडी उन्होंने एक एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, वो जो है इस्तांबुल, टर्की का सबिहा गोकेन एयरपोर्ट। तो अब उन्होंने ग्रीस में भी ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बैक किया है। फिर अगला है RBI नॉट मस्ट फॉर फर्म्स टू इशू मसाला बॉन्ड्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब कहा है कि जो भी कंपनी को मसाला बॉन्ड्स इशू करने हैं, उनको पहले उनसे अप्रूवल लेना होगा थ्रू इट्स फॉरेक्स डिपार्टमेंट। तो जैसे RBI एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पे नॉर्म्स लाती है, रेगुलेशंस लाती है, तो अब मसाला बॉन्ड्स पे भी लाया जा रहा है। तो मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं? मसाला बॉन्ड्स डेट सिक्योरिटीज होते हैं, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। मतलब आप इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी भले करो, पर आपका वो वैल्यू जो है बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट है, वो रुपी में डिनोमिनेट किया जाएगा। मतलब जैसे रुपी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपको भी इंक्रीज वैल्यू मिलेगा, कम होगा तो मतलब जो करेंसी रिस्क है वो इन्वेस्टर बॉन्ड करेगा, इन्वेस्टर के ऊपर आएगा। तो ये है मसाला बॉन्ड्स। तो ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इसको अनाउंस किया था, और ये टर्म उन्होंने ही दिया। तो मसाला टर्म यूज किया जा रहा है ताकि ये एक इंडिकेशन दिया जाए। तो ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे चाइनीज बॉन्ड्स होते हैं जो चाइनीज डिनोमिनेटेड, करेंसी डिनोमिनेटेड, उनको डिमसम बॉन्ड्स कहा जाता है। जो जापान के होते हैं वो समुराई बॉन्ड्स कहा जाते हैं। तो मसाला स्पाइसेस जो इंडिया फेमस है इसके लिए, तो इंटरनेशनली, तो इसीलिए मसाला बॉन्ड्स कहा जा रहा है। तो ये मसाला बॉन्ड्स के बारे में। तो मेन दो चीजें ये कि ये इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है और करेंसी रिस्क इन्वेस्टर के ऊपर होता है। तो अब इनके ऊपर भी रेगुलेशन लाया जा रहा है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है बोपन्ना एंटर्स फाइनल्स ऑफ फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स। तो फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना फाइनल्स में पहुंचे विथ हिज कैनेडियन पार्टनर। तो ये 4th इंडियन है जिनको ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी मिली है। बाकी 3 इंडियंस जो है वो है लिएंडर पायस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा। तो ये क्योंकि फाइनल में पहुंच चुके, मतलब एटलीस्ट इनको सिल्वर ट्रॉफी तो मिलेगी। तो ये है, तो ये इनके बारे में। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।